हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, पता है आज हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं? आज हम आपको ज्यामिति का सबसे बेस्ट प्रमेय, सबसे लोकप्रिय प्रमेय, 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय है ना, पढ़ाने जा रहे हैं। उस प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय। उस प्रमेय का नाम क्या है? थेल्स प्रमेय, जो 10th क्लास के बच्चों के लिए काफी इम्पोर्टेंट प्रमेय है। इसलिए थेल्स प्रमेय क्या होता है वो उसके बारे में हम समझाएंगे। थेल्स प्रमेय को कैसे प्रूव किया जाता है वह समझाएंगे। उस सब की विस्तृत जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आज का जो वीडियो है वह थेल्स प्रमेय पर आधारित है। आज हम आपको यह सिखाएंगे कि थेल्स प्रमेय होता है क्या, उसे कैसे प्रूव किया जाता है और उस पर कैसे है ना सवाल को दिखाया जाता है। तो पहले प्रूफ पे हम लोग चर्चा करते हैं कि थेल्स प्रमेय होता है क्या। परीक्षा में यह जो टॉप प्रमेय है वह काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। हो सकता है कि आए ना नेक्स्ट एग्जाम में आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो, अर्थात आप जब एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी यह प्रमेय कहीं आ जाए। इसलिए आपसे यह प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए गौर से इस प्रमेय को देखिए, इस पर यह प्रमेय है क्या। अब किसी प्रमेय को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, किसी प्रमेय को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, आज हम लोग यह सीखेंगे। हम छोटी छोटी बातों को हम आज बताने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी बात को पकड़ के हम क्या करेंगे, आपके पास बहुत बड़ी बात का जानकारी आपके पास पहुंचाएंगे, ताकि आप किसी प्रमेय को आसानी से हल कर सके। यह मत सोचिएगा कि हम सिर्फ इसी प्रमेय के लिए बता रहे हैं। जितना भी प्रमेय हम पढ़ाएंगे आपको, चाहे आप जितना प्रमेय पढ़िएगा 10th क्लास में, उस सब प्रमेय को आप अपने से प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर आना चाहिए। आज आपको कंसेप्ट क्लियर करने की जानकारी देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। बहुत अच्छा, बड़ी VVI प्रमेय काफी VVI प्रमेय है, वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रमेय है। इसलिए गौर से देखिए कि यह प्रमेय होता है क्या। तो चलो बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं थेल्स प्रमेय के बारे में कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। याद रखना, थेल्स प्रमेय, थेल्स एक वैज्ञानिक का नाम था। थेल्स क्या था? वैज्ञानिक का नाम था। उसने ही इस निष्कर्ष थेल्स है ना, यह जो प्रमेय है उस प्रमेय के बारे में बताए थे। इसलिए उन्होंने अपने ही नाम पर इस प्रमेय का नाम क्या रख दिया? थेल्स प्रमेय। तो देखते हैं थेल्स प्रमेय क्या बात है। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है किसी त्रिभुज में, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपाती खंडों में काटती है। इसका मतलब क्या है वैसे अभी नहीं समझ होइएगा। हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। इसको एक बार और हम पढ़ते हैं, पढ़ के बाद उसके बाद हम चित्र बनाएंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि वास्तव में इसमें क्या कर रहा है, एक्चुअली इसमें क्या कर रहा है, तब जाके आपको समझ में आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो देखिए फिर से इसको बात पढ़ते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज में, क्या कर रहा है? किसी त्रिभुज में, अर्थात यह जो प्रमेय है वह त्रिभुज पर आधारित है। किस पे आधारित है? त्रिभुज पे आधारित है। कहता है किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है ना। उसमें 3 भुजा होती है। किसी त्रिभुज में 3 कोण होता है, किसी में 3 शीर्ष होते हैं, उसमें 3 क्या माध्यिका होती है, किसी में 3 को शीर्षलंब होता है। बात समझ में आया कि नहीं है? तो किसी त्रिभुज में एक भुजा, तो कोई एक भुजा, 3 भुजा में से कोई एक भुजा ले लेंगे। एक भुजा के समांतर, समांतर आ गया। तो चलिए समांतर क्या होता है इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। पहले देख पढ़ते तो आए क्या है समांतर। खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, बात समझ में आ रहा है? कुछ कह रहा है कि किसी त्रिभुज में कोई है ना, एक जो भुजा के समांतर जो रेखा खींच रहे हैं वह क्या करता है, अन्य दो भुजाओं को है ना समानुपाती खंडों में काटने का काम करती है। समझ में बात आया कि नहीं आया? तो जैसे जैसे यह कह रहा है उसके आधार पर हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। देखो फिगर को पहले खींचेंगे कि फिगर कैसा इसका बनेगा, उसके बाद है ना प्रूव होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें ना क्या ऐसे इसका फिगर कैसा हो। तो कह रहा है किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को किस अनुपात में काटती है? समानुपाती खंडों में काटती है। यह प्रमेय हुआ थेल्स प्रमेय। यही प्रमेय आपको परीक्षा में साबित करने के लिए पूछा जाएगा, लिखा रहेगा थेल्स प्रमेय को लिखकर साबित करो। तो आप क्या कीजिएगा, थेल्स प्रमेय लिख दीजिएगा, ये थेल्स प्रमेय, उसके बाद प्रूव कीजिएगा जो हम आगे करेंगे। या तो ऐसे कहेगा, लिखा रहेगा प्रमाणित करो कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को किस अनुपात में काटती है? तो समानुपाती खंडों में काटती है। यह बात आपको क्या करना रहेगा, प्रूव करना रहेगा। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए फिगर से देख लेते हैं, फिगर से पूरा समझ में आ जाएगा। तो कह रहा किसी त्रिभुज में, तो
चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक यह त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से गौर से देखिए, पूरा समझ में आएगा, एकदम 100% गारंटी लेते हैं समझ में आएगा। क्या किसी त्रिभुज में, तो चलिए एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। ये क्या ले लिए? त्रिभुज ले लिए। अब कहता है किसी एक भुजा, तो तीन को भुजा ना है, तीनों में से कोई एक भुजा उठा लीजिए, तीनों में से कोई एक भुजा। तो मान लेते हैं वो भुजा कौन है? बीसी है। भुजा के समांतर, चलिए बीसी के समांतर एक क्या करते हैं? एक रेखा खींचते हैं। तो कहता है खींची गई रेखा जो है ना, यह जो रेखा खींचे है, मान लेते इस रेखा का नाम क्या है? डी ई है। तो कहता है जो रेखा खींचे है अन्य दो भुजाओं को क्या करती है? देखिए ये रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपाती खंडों में काटती है। तो पहले ये बताइए, जैसे बीसी के समांतर एक रेखा यहाँ पे हम डी खींचे हैं, तो क्या डी में जो डी है वो ए बी को डी बिंदु पे काटा कि नहीं काटा? काटा। उसी प्रकार ई बताइए, इसी को बिंदु पे काटा कि नहीं काटा? यह भी काटा। आपको यही साबित कर रहा है कि समानुपाती खंड में बांटती है, अर्थात ये रेखा इसको काटा है ना दो भुजा को, तो इसका मतलब है ए डी। देखिए ये देखा इससे मैंने ए बी देखा है, देखा को इस बिंदु पे काट रहा है ना, तो क्या करते हैं? ए डी बटे डी बी होगा ना, वह किसके बराबर होगा? ए ई बटे क्या होगा? इसी के बराबर होगा। यह प्रमेय यही बता रहा है, यह प्रमेय कह रहा है कोई एक त्रिभुज आपके पास रहेगा, तो ए बी सी मान लेते त्रिभुज है। अब कह रहा एक भुजा के समांतर, तो भुजा मान लेते कौन है? बीसी है। इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं। चलिए एक रेखा खींचते हैं, डी एक रेखा खींचते हैं, जो अन्य दो भुजा को क्या करती है? समानुपाती खंड में काटती है। तो लास्ट में जिस पर जोर दिया रहेगा ना, वही आपको साबित करना है। बात समझ में आया कि नहीं यार? लास्ट में जो इस पर जोर दिया रहेगा, जैसे कह खींची गई रेखा, तो चलो खींच लिए। यहाँ पर कहता है कि दो भुजा ना, दो भुजा को समानुपाती खंडों में काटती है, मतलब ये से निकलेगा कि क्या प्रूव करना है? तो यही हो जाएगा समानुपाती खंडों में काट के प्रूव करना है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ए डी बटे डी बी जो होगा ना, वह ए बटे इसी के क्या होगा? बराबर होगा। समझ में बात आया कि नहीं? एकदम समझ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए 100% आपको समझ में आएगा करेगा कि प्रमेय है क्या। तो देखिए क्या समझ में आ गया होगा कि हमारे पास यदि कोई एक त्रिभुज है, किसी भुजा के समांतर क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे, तो वह रेखा का जो है ना क्या करता है? ए बी को डी बिंदु पर ए सी को बिंदु पे काटता है। इस प्रकार करता है कि इतना बटे इतना जो है ना वह बराबर होगा। इसी बात को क्या करना है? साबित करना है। इसी बात को क्या करना है? साबित करना है। चलिए प्रूव करते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि थेल्स प्रमेय वास्तव में है क्या। तो याद रखिएगा, थेल्स प्रमेय त्रिभुज पे आधारित प्रमेय। किस पे आधारित है? त्रिभुज पे आधारित है। चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले आप क्या कीजिएगा? एक सुंदर सा एक फिगर बनाइएगा, जो आपके ब्लैक बोर्ड पर दिया हुआ फिगर बनाए कि नहीं बनाए? सर्वप्रथम एक फिगर बनना चाहिए। फिगर के बाद हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज। क्या लिखेंगे? बड़ी सिंपल लैंग्वेज। आप जो जो काम किया है ना उसी को उतार देना, वही आपका लैंग्वेज होगा। समझ में आता है कि नहीं है? तो कैसे लिखिएगा? पहले देखिए, कह रहा था किसी त्रिभुज, मान लेते हैं वह त्रिभुज कौन है? एबीसी है। वह त्रिभुज क्या है? एबीसी है। कह एक भुजा के समांतर, तो वह भुजा मान लेते हैं कौन है? बीसी है। बीसी के समांतर खींची गई रेखा, चलिए वो रेखा खींच लेते हैं, डी खींच लेते हैं। कहता है अन्य दो भुजाओं को समानुपाती खंडों में काटती है, तो ए बी को भी काट रहा है, ए को भी काट रहा है। कह रहा है तो साबित कीजिए कि इतना बराबर क्या होगा? इतना। इसी बात को क्या करना है? साबित करना है। तो चलिए लैंग्वेज को लिखते हैं, ठीक है? कैसे लिखिएगा देखिए, हम जितना बात लिख रहे हैं ना उतना ही बात आप नोट कीजिएगा, फालतू का दिमाग न लगाइएगा। फालतू का दिमाग आपको लगाना ही नहीं है। जितना बात इस पर आप लिखेंगे ना उतना ही बात आप कॉपी पे नोट कीजिएगा, उतने को समझिएगा, वही लैंग्वेज आप परीक्षा में लिखिएगा। आपको पूरा यदि 5 नंबर का सवाल है 5 में 5 मिलेगा। अपने मन से कोई कलाकार नहीं कीजिएगा, हम पूरा कलाकारी इस पे कर देंगे। बात समझ में आया कि ना आया? हम पूरा कलाकारी कर देंगे, आपको कोई नया कलाकारी नहीं करना, हम सब टोटल चीज बताएंगे आपको। चलिए ध्यान दीजिए कैसे लिखिएगा। लिखिएगा इसे, माना कि क्या लिखिएगा? माना कि एबीसी, एबीसी एक क्या है? एबीसी एक त्रिभुज है। मान लीजिए कि माने है ना, आपका मन होगा PQR लेने का वो लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं है? अब ले सकते हैं। माना कि एबीसी एक क्या है? त्रिभुज है। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी, इसमें भुजा बीसी के समांतर एक रेखा DE खींची गई है। एक रेखा क्या? D खींची गई है।
एक रेखा डी खींची गई है जो AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर काटती है। चलिए मान ली, क्या माने हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा D खींची गई है जो AB को D बिंदु पर तथा AC को किस बिंदु पर काटती है, E बिंदु पर काटती है। तो हमें साबित करना है कि क्या साबित करना है, यह AD बटे DB अर्थात AD यहाँ पे लिखे हुआ है AD बटे DB, तो साबित करना है कि AD बटे DB बराबर क्या हो जाता है, AE बटे EC। इसी बात को क्या करना है, प्रूव करना। देख लीजिए 5 बार टिक लगा है, इसी को प्रूव करना है। तो पहले मानने का काम होगा, पहले क्या कीजिएगा, पहले उसको मान लीजिएगा। तो पहले मान लिए हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा क्या खींची गई है, D खींची गई है जो AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर क्या करती है, काटती है। तो हमें साबित करना है कि क्या साबित करना है, AD बटे DB बराबर क्या होगा, AE बटे EC। यही बात को क्या करना है, साबित करना है। चलिए तक काम हुआ है लैंग्वेज का हुआ। अब इसमें कुछ है ना काम, देखिए डायरेक्ट हम लोग किसी प्रमेय को नहीं साबित कर सकते हैं। कभी कभी अचानक कभी है ना 1% ऐसा आता है जो डायरेक्ट साबित हो जाता है, नहीं तो कुछ ना कुछ उसमें काम करना पड़ता है। जब तक हम लोग कुछ स्ट्रक्चर नहीं खींचे, कुछ पहला प्रमेय सब नहीं लगाए, 9th क्लास का प्रमेय नहीं लगाए, वो सब जब नहीं लगाएंगे ना तो साबित नहीं किसी बात को कर सकते। उसके लिए कुछ फर्मा लगाना पड़ता है, इसके लिए कुछ रचना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रचना। तो चलिए रचना करते हैं। रचना क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर B से क्या कीजिएगा, B है ना, B से इसको मिला दे, B से E को मिलाइएगा, D से किसको मिलाइएगा, C को मिलाइएगा, B से E को मिलाइएगा, D है ना, उसके बाद ऐसे B है ना, D से C को मिलाइएगा। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, E से E जो है ना, E से AB पर लंब डालिएगा। चलिए यहाँ से है ना E सब इस पर लंब डाले हैं। चलिए इसका नाम देते हैं EN, दिए EN। और D से क्या करेंगे, AC पर है ना लंब डालेंगे। चलिए लंब डालते हैं, ये हो जाएगा DM। देखिए ध्यान दीजिएगा, D से AC पर DM, E से AB पर EN लंब डालेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, फिर से लीजिए, D से AC भुजा पर DM लंब डाले हैं और ऐसे E से AB भुजा पर EN लंब डाले हैं। ठीक, उसके बाद B से E को और D से C को क्या किए हैं, मिलाने का काम किया है। बात समझ आया कि नहीं? चलिए इस बात को नोट पहले कर लीजिए, तब क्या किया है, इससे पहले किया है DM परपेंडिकुलर, देखिए DM परपेंडिकुलर AC। उसके बाद फिर अभी और काम हुआ, फिर EN परपेंडिकुलर AB। ठीक है, D से AB पर AC पर लंब डाले DM ना, तो लिखे DM परपेंडिकुलर कितना है, AC। इसका मतलब यह हुआ D से AC पर DM लंब डाला। ठीक है, इसका मतलब हुआ E से AB पर EN क्या किया, लंब डाला। उसके बाद अभी यह काम हुआ, और काम क्या हुआ, B से E को मिलाया है। तब B से क्या किए हैं, B से E ना है, B से E को मिला दिए हैं। चलिए B से E को मिला दिए, मिलाने को हम लोग ऐसे लिख देंगे ना, B से E, इसका मतलब B से E को मिलाया। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, B से क्या किया, E को मिलाया। एक काम और हुआ है, काम क्या हुआ है, D से C को मिला दिए। चलिए D से क्या किया, C को मिला दिए। यह काम रचना में हुआ, ये काम किसमें हुआ, रचना में हुआ। 100% बाबू आपको समझ में आएगा। अच्छा से वीडियो छोड़े कहीं मत जाइएगा, अच्छा से देखिए, पूरा समझ में आएगा। रचना है DM परपेंडिकुलर AC, EN परपेंडिकुलर AB। B से क्या किया, E को मिला है, एवं D से क्या किया, C को मिला दिया। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण पर। किस पर चलेंगे बाबू, प्रमाण पे चलते हैं। गौर से देखिए, बहुत ही आसान प्रमाण है, ऐसे हम बताएंगे चुटकी देखते देखते में खत्म हो जाएगा। खेल खेल में आप इसको प्रूफ कर दीजिएगा, सीख जाइएगा। आज के बाद आपको ना ठेल तो कभी दिक्कत होवे नहीं करेगा प्रूफ करने। या तो कोई दिक्कत हुआ है, नहीं हुआ, निश्चित नहीं हुआ। अगर आप अच्छे से वीडियो देखे होइएगा तब, आप बीच बीच में चुलबुल करते होइएगा, है ना, थोड़ा इधर उधर करते होइएगा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए बढ़िया से गौर से इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए प्रमाण इसको साबित करते हैं। साबित कैसे करेंगे इसे ध्यान दीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे ना त्रिभुज दिखाई दे रहा है, हमारे पास एक त्रिभुज है। देखिए गौर से देखिए, त्रिभुज एक है ADE, एगो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना। देखिए फिर से ADE
डी ई एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। चलिए हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। तो लिखते हैं, उसके बाद है ना पहले ये त्रिभुज का, और उसके बाद क्या करेंगे, एक और ना फिर एक और त्रिभुज का निकालेंगे, दूसरे डिजाइन को निकालेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए क्या करते हैं। स्वयं लिखते हैं एरिया त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई इस त्रिभुज का क्या करते हैं, फिर क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो चलिए ए डी ई इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यह त्रिभुज एक प्रकार का है ना, देखिए लंबवत है तो समकोण का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। आधार उसको कहते हैं किसी त्रिभुज में जिस पर लंब डाला जाता है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए लंब का काम ये ना कर रहा है, इसका मतलब आधार हो गया एडी, तो यहाँ हो जाएगा आधार हो गया एडी, और लंब कौन हो जाएगा ई एन, क्या होगा ई एन है ना आपका लंब हो गया। फिर समझ लीजिए, किसी भी त्रिभुज का जब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा ना, तो उसमें यदि शीर्षलंब है तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा? 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। तो यहाँ बहुत ही आसान फॉर्मूला है। 1/2 गुने आधार, आधार उसको कहते हैं जिस पर लंब डाला जा गया रहता है, ठीक है। शीर्षलंब से जिस पर लंब डाला तो उसी को आधार बोलते हैं। आधार हो गया एडी, एडी गुने ई एन, क्या हो गया ई एन इसका है ना लंब हो गया। 1/2 गुने एडी गुने ई एन, यह हो गया क्या, इससे फॉर्मूला लगा दिया। तो इसको समीकरण क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं तथा। अब देखिए अगला काम क्या करते हैं, पुनः हम इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं एरिया त्रिभुज ए डी ई, पुनः इसी का ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला हुआ 1/2। अभी देखिए थोड़ा चेंज कर देंगे, गौर से देखिए इस बात को, थोड़ा चेंज कर देंगे। इसमें दो शीर्षलंब है रे, तो 2 शीर्षलंब, 1 शीर्षलंब का काम हो गया, 1 शीर्षलंब और ना बचा हुआ, आप उसी शीर्षलंब में काम होगा। तो यह शीर्षलंब देखिए डीएम है ना, क्या है डीएम, एक और शीर्षलंब है। तो ये आधार हो गया ए ई, तो लिखते हैं ए ई, और लंब हो गया डीएम, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये हो गया डीएम, क्या हो गया वो लंब हो गया। समझ में नहीं आ रहा बाबू? निश्चित समझ में आएगा, गौर से देखो ना तुम, निश्चित बार बार हम बोले, एक ही बार 2-4 बार बोले। फिर से पहले एक त्रिभुज दिया हुआ था ए डी ई, तो चलिए ए डी त्रिभुज था तो हम लगा दिए 1/2 गुने ए, आधार ये लिए थे, लंब लिए थे। अभी दूसरा में आधार ये लिए, लंब है ना ई डीएम लिए, तो समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से भाग देते हैं, लिखते हैं। अब गौर से देखिए ना, एक बात और कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए डी ई दिया, ए निकाल लिए, उसके बाद ऐसे ए डी ई निकाल लिए। एक काम और हम कर सकते थे, तो क्या आपको पता है, अभी आपने 2 क्षेत्रफल निकाल लिया ना, उसके बाद क्या करते हैं, एक और ना और ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए इससे त्रिभुज दिख रहा है डी ई, है ना, ये डी बी ई, एक त्रिभुज और ना, इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। बस वही, तो चलिए इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तथा छोड़ देते हैं, यह निकल गया, फिर यह निकल गया। इसके बाद है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कौन त्रिभुज का? बी डी ई। देखिए यहाँ बी डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। फिर चलिए आप लिखते हैं एरिया, एरिया त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई। चलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। फिर इसका क्षेत्रफल बी डी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। फॉर्मूला तो ये होगा, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं, एक बार 2 बार इसी का निकाले। देखो बी डी का निकालते हैं, 1/2 गुने आधार। सुनो बाबू, इस त्रिभुज के लिए यह अधिकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? अधिकोण त्रिभुज है। वे बी डी ये का अधिकोण त्रिभुज है, तो इसका लंब कौन काम करेगा? ये वाला काम करेगा, ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा डीबी। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने आधार हो गया डीबी, और गुने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ई एन। इसको समीकरण क्या मानते हैं? 3 मानते हैं। गौर देखिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप छोटा बात बता रहे हैं। चौथा एक और त्रिभुज हमारे पास, हम एक और निकालेंगे। कौन त्रिभुज निकालने को पता है? या देखिए सी डी ई, कौन त्रिभुज है? सी डी ई। यह त्रिभुज निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार, आधार देखिए आधार हो जाएगा यह, इसमें भी यह लंब का काम करेगा। ठीक है, देखिए अधिकोण त्रिभुज में जो लंब होता है ना वो बाहर होता है, तो यह एक प्रकार का अधिकोण त्रिभुज है। क्योंकि ऐसे देखिएगा ना गौर से, तो ना लग रहा है कि यहाँ पे डबल अधिकोण बनेगा, अधिकोण त्रिभुज है। तो 1/2 गुने ये हो गया आधार हो गया, इसी लंब क्या हो गया, वे डीएम इसका लंब हो जाएगा। यह समीकरण क्या हो गया 4। हम पहले क्या किए, 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। समझ बात आ गई है? अब देखिए क्या करते हैं, अब ये वो काम करेंगे। काम क्या कर पता है? देखिए गौर से काम यह करेंगे, इस समीकरण एक बार समीकरण 1 जो निकालते क्षेत्रफल 1 में क्या करेंगे पता है? समीकरण 1 में एक जो देख रहा है ना, तो समीकरण 1 में है ना समीकरण 3 से भाग देंगे, और समीकरण 2 में समीकरण 4 से भाग देंगे। देखिए लिखते हैं समीकरण ऐसे, अब लिखते हैं समीकरण 1/3 से, समीकरण 1 किससे? समीकरण 3 से, अर्थात समीकरण 1 में कैसे भाग देना है? 3 से भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ए डी ई
बटे ये इसका यह एरिया त्रिभुज BDE, इसका क्षेत्रफल निकाल लिए। दोनों पहले का है ना, पहला तीसरा उसका निकालिए। तो पहले का क्या है 1/2 गुने इसका कितना है AD गुने मुझे देखिए कितना है EN है, ये हो गया EN। और यहाँ 1/2 गुने ये क्या होगा DB है, ये हो गया DB गुने क्या हो जाएगा EN। मतलब कोई दिक्कत नहीं ना, 1/2 से कैंसिल EN क्या हो गया कैंसिल। रिजल्ट आ गया हमारे पास कितना AD बटे DB रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास रिजल्ट क्या आ चुका है, इतना बटे इतना का मान हम निकाल चुके हैं। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट आ चुका है एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज BDE का वैल्यू कितना आ गया AB बटे क्या आ गया DB आ गया। इस समीकरण 5 हो गया। क्या होगा समीकरण 5। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 4 से भाग देंगे। अब लिखते हैं फिर समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 2 भागा समीकरण क्या है समीकरण 4। फिर 2 से क्या करते हैं 4 में भाग देते। ठीक है, फिर समीकरण 2 भागा 4 से लगा दीजिए यहाँ पे 4 से, चलिए से लगा दीजिए। तो चलिए भाग दीजिए। तो समीकरण 2 ये ना है, तो क्या है एरिया त्रिभुज ADE है। तो ADE बटे एरिया त्रिभुज क्या है निचल का देखिए चौथा है ना CD है। तो CDE बराबर इसका मान डालिए दूसरा का 1/2 गुने AE गुने कितना है DM है, अब बटे में 1/2 गुने इसका क्या होगा EC। तो EC गुने क्या हो जाएगा DM हो गया। फिर यहाँ देखिए DM से DM कट गया, इतना से इतना कट गया। अब बताइए रिजल्ट क्या आ गया, एरिया इतना बराबर A बटी C आया कि नहीं आया। चलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं इस बात को ना, हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया रिजल्ट एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज CDE बराबर क्या हो गया, वहाँ पे रिजल्ट आ चुका है AE बटे कितना EC। इसको समीकरण क्या मानते हैं, इसको समीकरण 6 मानते हैं, क्योंकि 5वां हो चुका है। फिर समीकरण क्या हो गया 6ठा हो गया। अब समीकरण को देखिए, समीकरण 5 और है ना 6 को देखिए गौर से, तो देखने पता चल रहा है इसका जो है ना अंश जो है वो अंश इसके ही बराबर है। फिर इसका हर सिर्फ क्या है अलग है। यदि हम हर को भी बराबर कर दें, यदि हम हर को भी बराबर कर देते हैं तो क्या इतना बराबर इतना साबित नहीं हो जाएगा, और हमको तो वही ना साबित करना है। तो अब हम देखिए हर को कैसे बराबर करते हैं। एक प्रमेय यहाँ पे काम करेगा, 9th क्लास का एक प्रमेय है, वो प्रमेय क्या करता है अब उस पर है ना काम होगा, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिए वो प्रमेय काम क्या करता है, बहुत ही अच्छा प्रमेय है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होइएगा वो प्रमेय क्या है। वैसे ना अभी हम आपको थोड़ा ही बताएंगे ही कि वो प्रमेय क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए गौर से, यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास 2 त्रिभुज है नीचे में BDE और दूसरा त्रिभुज है CDE। ये दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है। गौर से देखिए बाबू, दोनों त्रिभुज का आधार क्या है एक ही है। BDE और CDE इस दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है, और दोनों त्रिभुज एक ही जोड़ी समांतर रेखा अर्थात DE और BC के बीच में ना बन रहा है, फिर दोनों के बीच में बन रहा है। देख रहे हैं ठीक से, गौर से देखिए त्रिभुज BDE और CDE 2 त्रिभुज हुआ ना, दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है, और दोनों त्रिभुज है ना एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच बन रहा है। तो एक जोड़ी होगा DE और एक होगा BC। तो याद रखिएगा यदि 2 त्रिभुजों का आधार सेम हो अर्थात एक ही आधार हो और दोनों त्रिभुज एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच में बनता हो तो दोनों त्रिभुज के एरिया क्या होता है बराबर होता है। इस बात को 9th क्लास में पढ़ना था, समझ में बात है कि नहीं। तो वो प्रमेय के आधार पर दोनों त्रिभुज के एरिया क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो चलिए हम वही बात लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार, चूंकि त्रिभुज इतना और इतना एक ही आधार DE और एक ही जोड़ी समांतर रेखाओं कौन है DE तथा BC के बीच बन रही है।
दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज इतना और इतना क्या है, एक ही आधार डी और एक ही जोड़ी समांतर रेखा डी और बीसी के बीच बन रही है। और नियम कहता है जैसे ही, नियम कहता है कि जैसे ही दोनों त्रिभुज है ना एक ही आधार पर हो और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में जब स्थित होगा ना तो क्या होता है, दोनों त्रिभुज का एरिया क्या होता है, आपस में बराबर हो जाता है। बात समझे कि नहीं, इससे दोनों त्रिभुज का एरिया क्या होता है, आपस में बराबर हो जाता है। इसलिए दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर हो जाएगा। त्रिभुज कौन है, त्रिभुज है, इसलिए एरिया त्रिभुज, त्रिभुज है बी डी ई और एक त्रिभुज है सी डी, एरिया त्रिभुज क्या हो जाएगा, सी डी ई के बराबर हो जाएगा। अर्थात बी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 4 में देखिए गौर से, सी डी है तो सी डी की जगह पे क्या बी डी नहीं रख सकते हैं। अभी हमारे पास दोनों रिजल्ट बराबर आया है तो क्या हम लोग सी डी की जगह पे क्या बी डी रख सकते हैं कि नहीं, तो लिखते हैं समीकरण 4 से, समीकरण कैसे नहीं 6 है 6 से, समीकरण 6 से क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज है ना ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज सी डी ई, सी डी की जगह क्या हो बी डी हो जाएगा, जैसे बी डी रख दीजिए है ना, बी डी ई एरिया त्रिभुज इतना बटे सी डी की जगह क्या रख दिया बी डी के, बी डी तो उसके बराबर ना है, इतना बराबर क्या हो जाएगा ए ई बटे क्या होगा ई सी। ये समीकरण क्या हो गया 7 हो गया। समीकरण क्या होगा बाबू, ये 7 हो गया। तो मेरे पास समीकरण 7 आया और समीकरण 5, समीकरण 5 और 7 को गौर से देखिए, गौर से देखिए समीकरण 5 और 7 को, LHS के बराबर है कि नहीं है, देखिए ना गौर से, LHS के बराबर है तो क्या RHS के बराबर नहीं होगा, 100% होबे करेगा। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 5 और किससे 7 से, समीकरण 5 और समीकरण 7 से, समीकरण 5 और समीकरण 7 से रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, ए डी बटे डी बी बराबर आया ए ई बटे कितना ई सी। क्या रिजल्ट आ गया, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी हमारे पास रिजल्ट आया। अब गौर से देखिए ना बाबू, ये बात तो हमको साबित करना था, इसी के लिए तो हम उतना देर से लेक्चर दे रहे थे, समझे बतला रहा है कि ना रहा है। याद रखिएगा इतना बराबर क्या हो गया, इतना लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यही था बाबू थेल्स प्रमेय, यही क्या था थेल्स प्रमेय। तो आज हम आपको सिखाए हैं कि थेल्स प्रमेय क्या है, थेल्स प्रमेय किसके लिए काम करता है और थेल्स प्रमेय कैसे प्रूव किया जाता है, उसको हम बढ़िया से ना बताने का प्रयास किए हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया से? इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा, गौर से देखिएगा और तब जाके आपको समझ में आएगा। ना समझ में आने का है ना कोई चांस ही नहीं है, आपको 100% समझ में आएबे करेगा यदि आप पढ़ने वाले एक अच्छे बच्चे हैं। और अच्छे बच्चे की तरह से, अच्छे बच्चे की तरह आप यदि बैठ के मेरे वीडियो को देखे हैं तो आपको निश्चित रूप से यह वीडियो समझ में आया होगा। और थेल्स प्रमेय आज के बाद कभी ना भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा आज के बाद, यदि आप अच्छे से वीडियो को देखे होइएगा तो। अगर वीडियो में थोड़ा भी आपको कहीं भी थोड़ा डाउट लगे तो वीडियो को पॉज करके पीछे इसको घसका घसका कर देखिएगा, आपको पता ही होगा कैसे घसका जाता है। इतना आप लोग अपने से खुद उस्ताद है, इस वीडियो को पीछे कर करके उसको देखिएगा और समझिएगा, उसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में आप उसको अच्छे ढंग से लिख सके। 3 बार 4 बार 5 बार उसको अपने मन से प्रूव कीजिएगा और तब जाके ये प्रूव है ना प्रमेय आपका हो जाएगा, अर्थात आप उसको अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? इस वीडियो को अच्छे से देखिए, गौर से देखिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।